नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार पोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस चैप्टर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने और साथ में हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो भौतिक हैं और रासायनिक है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो परिवर्तन मतलब किसी भी प्रकार से चेंज है, उनको देखकर हमें ये पता लगाना है कि कैसे ये परिवर्तन भौतिक और कैसे रासायनिक परिवर्तन है। तो क्रियाकलाप कुछ दिए हुए हैं, इसमें कागज़ के टुकड़ों को काटा गया है या बोर्ड पर चाक से लिखा गया है, या बर्फ़ को पिघला के जल बनाया गया है, उसको फिर से फ्रिज में रखकर बर्फ़ में परिवर्तित किया गया है, या पानी को उबाला गया है, वाष्पोत्सर्जन के बाद वो वाष्प बना है और उसके बाद फिर उसी पानी को संघनन के बाद ठंडा किया गया है। तो ये सारे परिवर्तनों के बारे में इसमें स्टार्टिंग जो क्रियाकलाप हैं उसमें आपको दिया हुआ है। तो मेन चीज़ इन परिवर्तनों में हम क्या देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जो पदार्थ है उसी के साइज में परिवर्तन हो रहा है और यह पदार्थ है उसका रूप चेंज हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ये है कि उनको फिर से आप पहले की अवस्था में पहुँचा सकते हैं। ये सामान्यतः शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारा था जिसमें हमने कागज़ के पीस किए हुए थे। कागज़ के पीस से फिर से कागज़ एज इट इज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ परिवर्तन जैसे कि पानी से बर्फ़ बनाना और बर्फ़ से फिर से पानी बना लेना ये पॉसिबल है। तो इस तरह के परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और भौतिक गुणों में परिवर्तन आते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन स्टार्ट ही इन एग्जाम्पल से कर दिया, जैसे लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लोहे को अगर हवा की उपस्थिति में खाली रखा जाए तो नमी और हवा के संपर्क में आकर लोहे में क्षरण होने लगता है और उसमें एक आउटर एक लेयर बन जाती है जो जंग कहलाती है। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं। जितने भी लोहे के सामान हम यूज करते हैं, जो भी लोहे के सामान हमारे पास हैं, उसमें हम देखते ही हैं ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में अधिक होता है और इसी ये जंग लगने की प्रोसीजर होती है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक मैग्नीशियम की पट्टी के जलने की भी के बारे में भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक परिवर्तित पदार्थ है और मूल पदार्थ में इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो भस्म प्राप्त होती है उसके बारे में भी अध्ययन के लिए कुछ प्रयोग दिए हुए हैं। मैग्नीज जो है, मैग्नीज हाइड्रॉक्साइड क्षारक है और मैग्नीज ऑक्साइड जो है ये नया पदार्थ बनता है। इसके पश्चात कुछ और एक्टिविटीज़ साथ में गिवन है, जैसे कि लोहे की जो ब्लेड होती है, ब्लेड को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया होती है जिसमें विलेन का रंग जो है वो नीले से हरा हो जाता है और एक नए पदार्थ, और ये रंग जो हरा होता है ये किस लिए होता है, क्योंकि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। और ब्लेड की सतह पर भूरे रंग का कॉपर या तांबे की परत जम जाती है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन नीलत होता, इसको बोलते हैं। लोहे के साथ जब क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट का विलयन हो जाता है जो हरे रंग का होता है और कॉपर का निक्षेप जो ब्लेड के ऊपर प्राप्त होता है वो भूरे रंग का होता है। इसी प्रकार सिरके के साथ भी क्रियाकलाप दिया हुआ है। सिरके को जब खाने के सोडे के साथ एक्टिविटी की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ का
निर्माण होता है। तो गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच में अभिक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी प्रदान करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की किसी भी पदार्थ में उपस्थिति के परीक्षण के लिए ये उपस्थिति के प्रयोग के लिए परीक्षण किया जाता है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनता है। भोजन का पकना, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन। अंगूरों का किण्वन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। किण्वन मतलब होता है कि खराब होना, नष्ट होना। तो अंगूरों का किण्वन जो एक प्रक्रिया है जिससे वाइन का निर्माण होता है। अंगूर और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, अनाज हैं जिनको सड़ाया जाता है, ये वही किण्वन है जिसमें कि उनमें कुछ एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे कि बाद में उनको वाइन के रूप में, आसवन के द्वारा वाइन के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होते हैं। दवाइयाँ भी इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक आदि रासायनिक अभिक्रियाओं से ही बनाए जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ निर्मित होते हैं। उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के बनने के अलावा भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। ये परिवर्तन हो सकते हैं, ये सारणी में कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि ऊष्मा अथवा प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बनना या निर्मुक्त होना, बाहर निकलना या अवशोषित होना। तो जैसे पटाखों में हम आग लगाते हैं तो उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर गंध में परिवर्तन होना या किसी नए गंध का बनना। तो हम जब भोजन पकाते हैं तो जो खाद्य पदार्थ जो बन जाता है उसकी स्मेल कुछ और होती है। अगर उसको यूज़ नहीं किया गया, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसी प्रकार रंग में भी परिवर्तन है। जैसे फल हैं, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो कच्चे फल होते हैं उनका रंग अलग होता है और जब फल पक जाता है तो उसका रंग अलग होता है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और गैसों का बनना, तो रासायनिक परिवर्तन जब भी होंगे तो पदार्थों के रासायनिक जो संगठन जो है, स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज होता है तो उसमें गैस बनती है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें कि पौधे भोजन बनाते हैं तो उसमें भी गैस उत्पन्न होती है। इस तरीके से इसके बाद मैग्नीशियम के फीते के जलने की बात है, जो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी, कोयला तो पत्तियों को जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात किसी भी पदार्थ का दहन रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है। फिर पटाखों के विस्फोट के बारे में है। पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। अरुचिकर गैस मतलब ऐसी गैस जो हमारे लिए नुकसानदायक है और ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके बाद बासी भोजन से संबंधित कॉन्सेप्ट है जिसकी कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भोजन खराब होता है जब वो बासी हो जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे रसायन उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके पश्चात ओजोन परत के बारे में एक जानकारी दी हुई है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत है और ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी विकिरण धरती तक पहुंचने लगें तो ये बहुत सी चीज़ों में हानिकारक हैं और सबसे महत्वपूर्ण इनसे स्किन कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। तो पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका जो सूत्र है वो O2 है और ओजोन का सूत्र O3 है। तो ये इसमें चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होना भी रासायनिक परिवर्तन है। इसके पश्चात
और जो डेली यूजेस में चेंजेस हैं उसमें देखिए, सेब को काटने के बाद या किसी भी फल को काटने के बाद जब वो ताज़ा रहता है तो उसकी जो लेयर है उसका कलर अलग होता है और कुछ समय के बाद उसका कलर अलग हो जाता है। जैसे सेब है, कटे हुए सेब का कुछ दिन रखने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है और उसका कारण भी रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके साथ में जो पाचन है, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है और उससे पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है और साथ में जो अपच पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है, तो पाचन की प्रक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके पश्चात एक और एग्जाम्पल है कि अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया जाता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि अम्ल की क्वालिटी अलग है, क्षार की क्वालिटी अलग है। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो एक नया पदार्थ बनता है जो ना अम्लीय होता ना क्षारीय होता है, अर्थात लवण होता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके बाद लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी है कि लोहे में जंग कैसे लगती है। लोहा जो कि फेरस होता है, इसका फार्मूला Fe है। ऑक्सीजन O2 से जब वो वायु में अभिक्रिया करता है, इसका रासायनिक समीकरण है, तो वायु में और जल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो ये जंग का निर्माण करता है, जिसको आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जल अथवा जल वाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो जंग अधिक लगती है, इसलिए कहा गया है कि बरसात के मौसम में जंग अधिक लगती है और ज़्यादा लगती है। जंग लगने से रोकथाम कैसे की जाती है, इसकी बहुत सी विधियां हैं जो कि ज़्यादातर लोग इनसे परिचित होंगे। जंग लगने से रोकने की विधियों के बारे में सबसे सरल उपाय है, जंग लगने वाली वस्तु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ानी होती है। लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है, तो इसको हम निकिल करना भी बोलते हैं। निकिल की भी लेयर चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम, जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है तो उसको यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाएगी तो उसको गैल्वेनाइजेशन या यशदीकरण कहते हैं। और हमारे यहाँ जो दैनिक उपयोग में जो पानी की सप्लाई होती है उसकी जो पाइप प्रयोग होते हैं उसमें यह परत चढ़ी होती है और वो जंग से बचे रहते हैं। तो पाइप में अक्सर अगर आप देखेंगे तो पाइप के जो ऊपर की जो लेयर है उसमें यशदीकरण रहता है, लेकिन कुछ पाइप ऐसे रहते हैं इसमें अंदर में यशदीकरण नहीं रहता, तो वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं। इस प्रकार लोहे के जहाज़ का कॉन्सेप्ट है कि लोहे का जहाज़ जो है उसका एक भाग पानी में डूबा रहता है और लगभग समुद्र के लवण के संपर्क में ये पानी रहता है, इसलिए जंग लगने से उसमें काफ़ी क्षति हो सकती है, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट होते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो कि स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील में लोहे को जंग और काफ़ी चीज़ों से बचाने के लिए एक मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाया जाता है। इसके अनुपात अलग अलग होते हैं और उससे स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील की जो क्वालिटी है वो लोहे से काफ़ी अच्छी होती है। इसके पश्चात क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है। किसी भी पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया या क्रियाविधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो हम योगदान या सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो हम करते हैं या हम जिसका उपयोग करते हैं वो नमक है। समुद्री नमक जो है वो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। नमक बनाने की सामान्य प्रक्रिया जो आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ी होगी कि समुद्र के पानी को समुद्र के किनारे मेड़ बनाकर रोका जाता है और निरंतर वाष्पीकरण से वो उसमें जो घुला हुआ नमक है वो क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त होता है। ये क्रिस्टल अनियमित आकार के होते हैं और कुछ साइज में बड़े भी हो सकते हैं, कुछ साइज में छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकार क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया
इसमें एक प्रयोग है जिसमें कि हमको कॉपर सल्फेट के विलेन में से कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल प्राप्त करना है। ये क्रियाकलाप है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।